नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत की शुरुआत में ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात होगी। एक नारा आया था दर्शकों, एक नारा लाई थी कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा। तो मैडम वाड्रा ये नारा लाई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बहुत पॉपुलर हुआ। अचानक लोगों ने कहा साहब यही है कांग्रेस के नेताओं ने कहा जिसकी जरूरत है। उन्होंने कहा यही तो है जिसकी कमी थी, यही तो है जिस पे आप बीजेपी को मात दे सकते हो, यही तो है जिसमें आप अखिलेश को साइकिल से उतार सकते हो, अरे यही तो है जिसमें आप बहन जी के हाथी को पछाड़ सकते हो। लेकिन हुआ क्या? समय आते आते परत दर परत खुल जाती है साहब। नारा सिर्फ किसी से लिखवा लेने से या किसी और भाषा के नारे को ट्रांसलेट हिंदी में करने से कोई भी नेता किसी भी पार्टी का बड़ा नहीं बन जाता। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही बात हो गई कि सोनिया गांधी 10 साल तक यूपीए की चेयरपर्सन रही और कहती रही 33% आरक्षण करूंगी, 33% आरक्षण करूंगी। ढाक के 3 पात, समझने वाले समझ गए। बात यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस में महिलाओं का, ये समझिए जब मैं कह रहा हूं आखिर क्यों कांग्रेस में महिलाओं का इतना अपमान हो रहा है। डायरेक्टर साहब, क्यों हो रहा है इतना अपमान? किस लिए? आपने नारा बना दिया, आपको लगा ये नारा सब कुछ कर देगा, अचानक 4 से 400 पे पहुंच जाएगी। 40 नहीं हो रहे हैं साहब, 14 नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जो नेत्रियां, जो नेता आपकी पार्टी में है, जो जुड़ना चाहते थे, जो नए चेहरे, जो युवा, वो सब नहीं। उन सबके साथ क्या क्या हो रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं आखिर क्यों कांग्रेस में महिलाओं का इस तरह से अपमान हो रहा है। आप कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आप बात उत्तर प्रदेश के चुनावों की हो रही है। महिला सशक्तिकरण, कोई एक पार्टी नहीं है आज की तारीख में जो कह दे कि मैं उसके खिलाफ हूं। तो कांग्रेस कैसे खिलाफ हो? लेकिन सिर्फ क्या लिख देना भर काफी है? सिर्फ बोल देना काफी है? उस पर अमल करना नहीं, उस पर काम करना नहीं। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ है और एक तरफ अखिलेश यादव। डायरेक्टर साहब वो जरा ग्राफिक चलाइए, फिर आगे की बात होगी। दूसरा वाला, इस पे आएंगे डायरेक्टर साहब। अभी एक में सिर्फ बाबा है और दूसरे में अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में दर्शकों हो क्या रहा है, यह बात छुपी नहीं है किसी से। आज जब अखिलेश यादव का औपचारिक ऐलान, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं आई है, लेकिन जो अंदर के सूत्र उन्होंने साफ बता दिया, क्लियर है साहब, क्लियर है। मैनपुरी से लड़ रहे हैं साहब। किससे लड़ रहे हैं? मैनपुरी से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। क्यों लड़ रहे हैं मैनपुरी से? क्यों लड़ रहे हैं करहल से? मैनपुरी से क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे ही थोड़ी कि अचानक मन हुआ। आज तक तो नहीं लड़े एमएलए का इलेक्शन। मैसेज है इसमें। हर एक राजनेता जब कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे बाबा हो या फिर अखिलेश, कोई भी, अगर बाबा ने निर्णय लिया गोरखपुर से लड़ने का, तो उसको भी इतने हल्के में मत आकिए। उसके पीछे सारी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सारा गणित होगा। यह भी बात ठीक है कि बाबा के लिए भी कहा जा रहा था कि अयोध्या से लड़ रहे हैं, तय मानिए, तय मानिए, तय मानिए। नहीं हुआ अयोध्या, गोरखपुर सदर, गोरखपुर सिटी। आप तुलनात्मक आकलन करेंगे तो सेफ सीट है गोरखपुर। बाबा भाई, गोरखपुर बाबा का गढ़ है। गढ़ मतलब गढ़ है। जब ये अनाउंस हुआ तो वहां के सांसद रवि किशन ने कहा कि बाबा आने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्लोज डोर मीटिंग 45 मिनट की हुई वहां के सांसद और बाबा के बीच। उन्होंने कहा आपको आने की भी जरूरत नहीं है, बस एक वीडियो मैसेज दे दीजिएगा, बाकी काम हम कर लेंगे। इतना विश्वास है।
उसी तरह से अखिलेश यादव जो मैनपुरी के करहल से अब लड़ेंगे, उसके पीछे ये नहीं है दर्शकों कि अचानक मन हुआ साइकिल चलाते चलाते चले जाएंगे मैनपुरी। पहले जब बात हो रही थी आजमगढ़ की, वो भी सेफ सीट है, सारा पैनल जुड़ेगा, अभी पूरा पैनल जुड़ेगा। प्रेम शुक्ला, ममता काले, प्रियंका मौर्य जी खुद जुड़ेंगी, टीना शर्मा, दुष्यंत नागर, प्रियंका राणा, अतीकुर रहमान साहब, एहतशाम हाशमी, सब जुड़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उस ग्राफिक पे अगर दोबारा जाएं डायरेक्टर साहब, तो साइकिल पे अखिलेश जो चलाते चलाते लखनऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से जो मैनपुरी आए हैं दोबारा नेताजी के गढ़, इस करहल के बारे में आपको पता है कि नहीं? जैसे बाबा के लिए गोरखपुर है, वैसे अखिलेश के लिए मैनपुरी का ये करहल है। सोचने की जरूरत नहीं है दोबारा, जिसे कहते हैं कोनो दिक्कत नहीं है भाई, आ रहे हैं, वो है करहल में सिचुएशन। एक आध बार हारे होंगे 92 93 के आसपास, जो मुझे याद आ रहा है, हम तब स्कूल में थे। अखिलेश नहीं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश तो तब विदेश में थे। बात यह है दर्शकों, जब बड़ा नेता यह निर्णय लेता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो अखिलेश ने यह मैसेज दिया है बीजेपी को कि तुमने जो मेरे घर में सेंध मारी है, 24 घंटे में 2 लोगों को मेरे घर से तुमने भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कराई है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। मैं इसको इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, क्योंकि कल जब आए हम तो मैंने यही कहा ना कि अभी तक जो अखिलेश यादव हवा बना रहे थे कि बाबा के 10 मंत्री, 8 मंत्री, 12 विधायक, 13 विधायक छोड़ के सब साइकिल पे चढ़ गए। डबल इंजन की सरकार को छोड़ के बिना इंजन वाली साइकिल पे ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी सब, चौहान साहब, ये सब जो चढ़े थे, उन सब की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने क्या किया? यादव के परिवार के लोगों को ले आओ। यादव जो मुलायम सिंह यादव, जो इस परिवार के मुखिया हैं, इस पार्टी के मुखिया हैं, पोजीशन में हो ना या ना हो, मुखिया तो है। आज नेताजी खड़े हो जाए तो क्या मुखिया नहीं है? अखिलेश को बैठना पड़े। मुलायम सिंह यादव का वो आज भी रौब और वो रुतबा है, पार्टी के अंदर हो चाहे जनता के बीच हो। एक बार नेताजी आके बोल दे और फिर उसके खिलाफ चाहे अखिलेश खुद बोल जाए। तो इसीलिए बीजेपी ने कहा परिवार में ले आओ 2 लोगों को। किनको है पॉलिटिकल एस्पिरेशन, किनको वहां जो हर एक घर में होता है, आपका हो, हमारा हो, किसी का भी हो, सबके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है साहब। बर्तन है, साथ में रखोगे तो बजेंगे। बीजेपी ले आई 2 लोगों को निकाल के, हवा बन गई। लेकिन अखिलेश ने वो हवा तोड़ने के लिए, आज ये जो मैं दोबारा पॉइंट पे आ रहा हूं, ये कि अखिलेश ने वो हवा तोड़ने के लिए आज ये अनाउंसमेंट किया कि मैं बहन जी की तरह नहीं, मैं बीएसपी की सुप्रीमो बहन जी मायावती की तरह नहीं कि विधायकी का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो पहली बार 2022 में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। किस लिए? वो मैसेज दे रहे हैं अपने वोटर्स को, घबराओ मत, पैनिक में मत आओ। घर के 1 नहीं 2 लोग गए हैं 24 घंटे में, तो मैं उतर रहा हूं मैदान में खुद। दिस इज ऑल पॉलिटिकल मैसेजिंग। और देश की जनता समझती है, उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि अखिलेश यादव सिर्फ बस में जो पहले लेके निकले थे, बीजेपी की प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, कई नेता बोलने लगे थे कि यार अखिलेश ने बहुत जल्दी कर दी है। क्या बहुत जल्दी तो नहीं, उन्होंने बिल्कुल चरम पे पहुंचा दिया। वो समझ, कई लोग कहते हैं यार ही वाज स्मार्ट। बीजेपी ने इस बार लेट स्टार्ट किया। अखिलेश ने सेंस कर लिया था कि कोविड आ जाएगा, फिर ये सब हो जाएगा, वो पहले बस लेके निकल गए। तो ऐसे ही अखिलेश के घर में जो सेंध मारी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद अखिलेश को चाहे आप माने कि प्रेशर में अपने काडर के मोराल को जागरूक रखने के लिए उतरना पड़ा है, नहीं तो सांसद है। और अभी तक उन्होंने लड़ा नहीं है विधायकी का इलेक्शन। मैसेज दिया जा रहा है जनता को, और वो साइकिल लाइए दोबारा डायरेक्टर साहब कि ये साइकिल को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस साइकिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्हें पता है, उन्हें पता है। उन्होंने कहा वो किसी भी ओपिनियन पोल को नहीं मानते, किसी भी एग्जिट पोल कुछ नहीं मानते, वो अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है कि हर जो उन्हें 100-125 की रेंज में रख रहा है, वो अपनी साइकिल का पैडल इतनी तेज मार लेंगे कि डबल इंजन की गाड़ी को वो पीछे छोड़ देंगे। ये उनकी उम्मीद है। कितना खरा उतरते हैं नहीं, ये प्रदेश की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी। चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, तय तो जनता करेगी ना। ना प्रेम शुक्ला तय कर सकते और ना दुष्यंत नागर। अतीकुर रहमान जी तो बंबई में बैठे हैं,
वहां तो है ही नहीं अभी इलेक्शन। तो बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि आपको तय करना है। अखिलेश यादव ने मैसेज दे दिया है कि वो कितने सीरियस है असेंबली पोल्स के लिए, लेकिन क्या उनकी ये सीरियसनेस, क्या उनका ये अनाउंसमेंट बाबा को टक्कर दे पा रहा है? क्या उनका ये जुझारूपन बाबा ने जो मेहनत की है पिछले 5 साल उसको टक्कर भी दे पा रहा है? सवाल यह है क्योंकि जो इसके बीच में जो कांग्रेस कर रही थी ना इतने समय से, वो दूसरे वाले ग्राफिक पे जाते हैं और फिर मैं डिबेट पे जा रहा हूं, क्योंकि इसके बीच जो कांग्रेस कर रही थी क्या हो रहा था साहब? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे। प्रियंका मौर्य जी 3 या 4 दिन पहले, मुझे याद है, इसी शो में अर्नब गोस्वामी के पूछता है भारत में आई थी। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास फोन आया, मेरे से ये मांगा। सुबह उन्होंने एक पत्रकारों को बाइट दी थी, उसमें उन्होंने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की, 1-2 नाम लिए, लेकिन जब पूछता भारत में आई तो बोली मेरे को लैंडलाइन से कॉल आया। आखिरकार वो कांग्रेस जो ना 3 में है ना 13 में, जो ना 3 में है ना 13 में, वो कांग्रेस, वो प्रियंका गांधी जो जानती हैं कि उनका डबल फिगर भी हो रहा है या नहीं उन्हें नहीं मालूम, यानी 9 से 10 भी हो रहे हैं कि नहीं, 9 भी है या नहीं ये भी नहीं पता। मैं तब भी आई एम बीइंग थोड़ा ज्यादा, क्या कहते हैं उसे, उदार, कि चलिए थोड़ा दे दीजिए। वो भी है कि नहीं वो भी नहीं समझ पा रही हैं, उस पर देखना पड़ेगा। उनकी पार्टी में इतनी उठल पटल, और जो महिलाओं की बात करते हैं वो महिलाओं के साथ क्या करते हैं? मेरे साथ पूरा पैनल, जैसे मैंने कहा, प्रेम शुक्ला जी है, ममता काले हैं, टीना शर्मा है, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रियंका मौर्य से, जो आज भारतीय जनता पार्टी की वो भी हैं, प्रियंका मौर्य है, मैं उनसे भी करूंगा, लेकिन मेरे साथ निदा खान जी भी हैं। प्रियंका मौर्य जी, मैं चाहूंगा आप 10 सेकंड, और प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मैं चाहता हूं आपका अटेंशन, मैं चाहता हूं इस पर, मैं चाहता हूं आप 5 मिनट सुने जो निदा खान कह रही हैं। निदा खान जी, मैं आपके बारे में बताऊं इससे पहले अगर आप अपने बारे में खुद बताएं। मैम। देखिए, मेरा नाम निदा जी, हेलो जी बताएं, आपको आवाज आ रही? मेरा नाम निदा खान है जी। और मेरी शादी 2015 फरवरी में हुई थी, और शादी जिस खानदान में हुई थी वो आला हज़रत खानदान है, तौकीर मियाँ के बड़े भाई के बेटे के साथ हुई थी। और जैसे हम सब जानते हैं कि आला हज़रत खानदान के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे मानने वाले लोग हैं, क्योंकि एक संत परिवार है वो। और शायद तौकीर मियाँ की पहचान भी इसलिए क्योंकि वो उस खानदान से है। शादी के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने मुझे, मैं एग्ज़ाम देने गई, एमकॉम के फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो एग्जामिनेशन हॉल से ले आते हैं, और उसके बाद मारपीट वगैरह जो भी करते कि पढ़ाई नहीं करने देंगे आगे। उसके बाद दहेज को लेके बहुत सारी बातें होने लगी कि ये नहीं, आपके साथ मारपीट किसने की? तौकीर रजा साहब ने की? किसी ना किसी बात को लेके होता रहा। आपके साथ मारपीट किसने की? प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनिए। भतीजे ने। अच्छा, ओके, उनके भतीजे ने करी मेरे साथ मारपीट, और इसकी सूचना जैसे मैं जानती हूँ कि उनके और मेरे ससुर के बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि वो सगे भाई थे, और उनकी छोटी बड़ी बात आपस में शेयर होती थी। इवन उनके प्लॉट्स भी थे, वो साथ में ही लेते थे पार्टनरशिप में, और सबसे ज़्यादा उनकी इन्हीं से ही बनती थी पूरे घर में। और जैसे ये घटनाएं होना शुरू हुई तो मैंने उनको बताया इस बारे में, और कुछ टाइम बाद ही इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, जिसमें मेरा मिसकैरेज हो गया। 5 महीने की शादी थी ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें जब मिसकैरेज हुआ मैं अपने घर आई और मैं इनके पास गई। मैंने इन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं, और अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो बोलते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और सीएम हमारी जेब में है। तब इन्होंने मुझे ये आपको किसने कहा? 7 साल पहले। और उसके बाद वही मैं ना, ये आपको किसने कहा कि सीएम उनकी जेब में है? मतलब अल्फाज थे। नहीं, ये आपको किसने कहा? जरा दोबारा क्लियर करेंगी मैम? तौकीर मियाँ। जब आप तौकीर मियाँ कहती हैं तो आप बात कर रही हैं तौकीर रजा साहब की, राइट? उनकी जेब में है। जी, जब आप तौकीर मियाँ कहती हैं तो आप बात कर रही हैं तौकीर रजा साहब की, राइट? जी जी जी, प्लीज बताइए। मैं चाहता हूं जब आप बोल रही हैं ना तो पैनल में
प्रेम शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। मैं चाहता हूं वो सिर्फ सुने। ममता काले जी सुनिएगा, प्रियंका मौर्य प्लीज आप सुनिएगा, टीना शर्मा जी और प्रियंका राणा आप भी सुनिएगा सब। फिर मैं आऊंगा डिबेट पे। मैं 2 मिनट मैम को और दे रहा हूं। जी नेताजी, मैम बताएं। उसके बाद मैं थाने पे जाती हूँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। तो थाने वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, ये कह के कि बहुत बड़ा खानदान है, हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा उनका। ये कौन से सन की बात है मैम? ये कौन से सन की बात है? के पास गई उनका। ये कौन से सन की बात है, कौन से वर्ष की बात? 2015 जब सपा की सरकार थी। 2015 जी जी बताएं। और उसके बाद मैं उच्च अधिकारियों के पास गई शिकायत लेके, तो उनका भी सेम रिस्पांस था कि बड़ा खानदान है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा और हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनका इतना प्रभाव था यहाँ पे कि किसी लड़की के साथ नाइंसाफी हो जाए, लेकिन वो किसी भी तरीके का स्टेप नहीं लेंगे। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ का एक तालिबानी जैसा माहौल है। उसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे मेरी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी और मुकदमा दर्ज हुआ और वहाँ जाके मुझे इंसाफ मिला। इसी दौरान के बीच में जब मैं कोर्ट के चक्कर लगाती हूँ या लगाती आ रही थी, तो कोर्ट में उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे तेजाब से जला देंगे। कभी मेरे घर में लोगों को भेज देते हैं, कभी मैं रास्ते में जाती हूँ, कभी किसी से धमकवा देते हैं। तो इस तरीके की जितना भी वो उत्पीड़न कर सकते थे अपने नाम के, अपने वजूद के ऊपर, उन्होंने किया। अपने ख़ानदान का बहुत ही अच्छे तरीके से नाम इस्तेमाल करा। और जो मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने तौकीर मियाँ का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करा कि जिसका कोई हद नहीं है। अगर वो उनके साथ नहीं थे तो उनके खिलाफ खड़े होते कि तुमने ऐसा क्यों करा, ये मामला जो भी है निपटाओ। लेकिन नहीं, वो भी भागीदार रहे इस मामले में कि उन्होंने आज तक मैं उनके घर की बहू रही तो उन्होंने कभी नहीं, ये एक ऐसा अमेजिंग केस है, आज तक ये एक ऐसा अमेजिंग केस है कि जितना पैनल है ना, मैं वो 2 मिनट आपको इसलिए सुन रहा है क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, और ये मैं इसमें बीच में लाया यूपी में क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ये वो व्यक्ति हैं जो 2 दिन पहले, जरा प्रेम जी को मिले। प्रेम जी, ये वो व्यक्ति के घर की बात कर रही है मैम, जो व्यक्ति आके जी अभी 2 दिन पहले सिर्फ क्या कुछ नहीं बोला इस व्यक्ति ने, क्या कुछ नहीं बोला। खून बहा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। और जब बात करो, मतलब दुनिया को ज्ञान बांटने चले हैं, अपने घर की बेटी की मदद नहीं कर सकते, हालत खराब है। मतलब अपने घर की बेटी को, मतलब मदद तो छोड़ो, उसको परेशान कर रहे हैं। असलियत इन लोगों की ये है की बात नहीं है। देखिए, और ज्ञान बांटने के लिए सबसे आगे। नहीं, इसमें आपराधिक कृत्य है जी। नहीं, ऐश्वर्या जी बहन निदा खान के साथ जिस तरह की हरकतें तौसीफ मियां ने की, तौसीफ मियां की संलिप्तता के कारण की गई, जैसा निदा बहन बता रही हैं कि जब वो स्वयं तौकीर मियां के पास ये शिकायत लेकर गई कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, मानसिक छल किया जा रहा है, उस समय तौकीर मियां न्याय के साथ खड़ा होने की बजाय, जो पीड़िता थी उसका सहयोग करने की बजाय, वो ये कहते हैं कि सीएम अखिलेश सिंह यादव मेरी जेब में है, अमेजिंग, और तुम कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकती। और प्रशासन वही करता है जो वो कह रहा है। प्रशासन का जो बर्ताव है, तत्कालीन प्रशासन, जैसे कि तौकीर मियां की जेब में मुख्यमंत्री हो, उसी के अनुकूल यह कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए जो है उस परिवार के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है, और जिन लोगों ने यह किया उनको भी मुलजिम बनाया जाना चाहिए, एक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। निदा की अभी ये जो उन्होंने शिकायत अभी की है, चूंकि कानून के अनुकूल ये आज भी शिकायत दर्ज कराने की, जो इनके साथ हुआ, जिस तरह से मारपीट करने के बाद जिस तरह से इनका गर्भपात तक हुआ है, यानी एक शिशु की हत्या हुई है, ऐसे में जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को दंड का भागी बनाना इस देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक है। प्रेम शुक्ला जी, मेरी दिक्कत ये होती है, और मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं निदा जी आपसे, उसके बाद फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा ज्यादा। आपने पिछले 4 साल में, 4.5 साल में आपने कंप्लेंट की पुलिस? अगर हां तो क्या, और नहीं तो क्यों नहीं?
मैंने उसी जब ये 2016 की बात है, मैंने तभी 15 की बात है, तो मैंने तभी कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। मामला सारा कोर्ट में जा चुका है और जब उसमें चार्जशीट इनके खिलाफ दर्ज होती है तो ये एक नया षड्यंत्र लेकर आते हैं शरीयत नाम का, और उसमें आता है फतवा। फिर इन्होंने मेरे ऊपर फतवा लगाया जिसमें था कि मैं मर जाऊं तो मुझे दफन ना किया जाए, मेरे जनाजे की नमाज ना हो, मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे कोई देखने ना आए। तो इस तरीके का फतवा था। आप खुद सोचिए कि इस तरीके के कोई घटिया बातें करेगा तो उसका मतलब मानसिकता क्या होगी। एक मतलब एक लड़की के पीछे तुम पूरी तरीके से पड़ गए, जब वो तुम्हारे काबू में नहीं आई तो तुमने फतवा लगा दिया एक तरीके से कि जो भी उससे मिलेगा तो उसका बॉयकॉट। मुझे सोसाइटी से इन्होंने बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया। प्रियंका मौर्य जी, जब मेरा बॉयकॉट हुआ तो मेरी फैमिली का भी हुआ। ये अमेजिंग है। ममता काले जी, प्रियंका मौर्य जी, टीना जी, मैं चाहता हूँ जरा ले आइए। निदा जी 1 मिनट बस रुकिएगा, दुष्यंत नगर आ रहा हूँ, मैं आपकी सोच चाहूंगा इस पे कैसे होती है, लेकिन पहले जरा ममता काले जी और जरा पहले मैं प्रियंका मौर्य जी के पास जा रहा हूँ। प्रियंका जी, जब पिछली बार आप हमसे बात कर रही थी तब बात थी कांग्रेस में किस तरह से आपसे क्या कॉल आया, क्या हुआ, पर जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं महिलाओं को लेके, आज भी उत्तर प्रदेश में ऐसे होता है। निदा जी को भी रखिए प्लीज, प्रियंका मौर्य जी, तो ये दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है जमीनी स्तर पे। एक दिक्कत आपने दर्शाई थी कि आपके साथ क्या हो रहा है, और एक दिक्कत निदा जी दर्शा रही हैं कि उनके साथ क्या हो। मेरे को उठा दीजिए, निदा जी को ले लीजिए। प्रियंका मौर्य जी, मैंने आवाज उठाई है जो गलत हुआ है उसके खिलाफ, जो एक आवाज दी गई, एक स्लोगन दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। जो डिजर्विंग है उसको मौका भी देना चाहिए। मेरे सामने एक ऐसे पुरुष को ले आके खड़ा कर दिया जो कहीं से भी डिजर्विंग नहीं है। 1 महीने पहले उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की इस आश्वासन के साथ कि 170 सरोजनी नगर विधानसभा उसी को दी जाएगी, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य इस विश्वास के साथ लगी रही कि प्रियंका जी इस बात को सुनेंगी, देखेंगी कि किस तरीके से कौन अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, उसके अनुसार उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी तो धोखे की है। महिलाओं की जो लोग सिर्फ बात करते हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि वोट बटोरने के लिए जो राजनीति की जा रही है, महिलाओं को आगे किया जा रहा है सिर्फ वोट के लिए, वो गलत है। किस तरीके से मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया गया, मेरे नेम फेम का इस्तेमाल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सके यूपी का, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। ओबीसीज का मैं चेहरा हूं, मेरे कम्युनिटी का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे फॉलोवर्स 10 लाख के करीब है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों को कि ये 2 अलग-अलग केस हैं, ये 2 अलग-अलग केस स्टडी है। जो रिपोर्ट्स आई थी, जो प्रियंका मौर्य जी बोल रही हैं और जो निदा जी बोल रही हैं, ममता काले, टीना जी सुन रही हैं, प्रियंका राणा जी आपके पास भी आऊंगा। मैं सिर्फ प्रियंका मौर्य जी को 2 मिनट और देना चाहता हूं फिर, क्योंकि ये 2 अलग-अलग ऐसे केस स्टडीज हैं अपने आप में। देयर आर 2 पर्टिकुलर केस स्टडीज। ममता काले जी, निदा जी जो बोल रही हैं वो कितना ज्यादा भयावक रहा होगा पर्सनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली उन पर, उनके अनुसार जो उन्होंने बताया। और प्रियंका मौर्य कह रही हैं कि कैसे धोखा दे दिया जाता है, पोस्टर पे लगा दिया जाता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन असलियत में क्या होता है। प्लीज मैम कंटिन्यू। प्रियंका जी आपका ऑडियो खराब हो गया था, मैम प्लीज कंटिन्यू। प्रियंका जी, प्रियंका मौर्य जी आवाज आ रही है मैम आपको? मुझे हाँ जी प्लीज कंटिन्यू मैम। मैं यही कह रही हूं कि सिर्फ स्लोगन मात्र दे देना, सिर्फ स्लोगन मात्र दे देना कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और मैं ये कहना चाहूंगी इस स्लोगन पे कि ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए कांग्रेस द्वारा की गई राजनीति है। प्रियंका जी ये देखने को तैयार नहीं है कि उनकी खुद की पार्टी में किस तरीके से एक महिला के साथ जो धोखा हुआ है उसके लिए उसने कैसे आवाज उठाई और फिर भी समर्थन नहीं मिला। कितना गलत है ये कि आप कोई एग्जाम देते हैं, उसमें रिजल्ट में आप टॉप पे रहते हैं, उसके बावजूद आपको प्रमोट नहीं किया जाता। तो किस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है और कैसे महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करती है, इसकी पोल खुल चुकी है। सिर्फ चुनावी स्टंट बन के रह गया है ये स्लोगन, लड़की हूं, लड़ सकती हूं।
प्रियंका मौर्य जी, मैं चाहूंगा आप सिर्फ 2 मिनट और रुके। प्रियंका राणा जी को मैं ला रहा हूं उधर, लेकिन ममता काले जी, जो पहले निदा खान जी ने कहा, एक वो है और एक तरफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में धोखा दिया जाता है बोल के कि तुम लड़की हो, लड़ सकती हो, इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो, उसके बाद चलो हटो, हो गया काम, साइड चलो। दूसरी तरफ वो तौकीर रजा का, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है उसने पिछले 48 घंटे में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। ये उनकी घर की हैं, थी, उन्होंने कहा मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं गई उनके पास, उन्होंने कहा सीएम मेरी जेब में है, और न जाने क्या क्या, फिजिकल अब्यूज। प्रेम शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं, इट्स अ क्राइम। ममता काले जी, ये आज के भारत में हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल धन्यवाद ऐश्वर्या जी। अभी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल 2 ऐसी बेटियां भारतवर्ष के हमारे सामने आई हैं, एक बहन निदा और दूसरी बहन प्रियंका, जिनके ऊपर शोषण हुआ है, शोषित हैं दोनों की दोनों। निदा जी की कहानी सुनकर के मुझे मन में इतना दुख लग रहा था, मुझे लग रहा था कि इनके साथ क्या क्या बीता है। रूह कांप जाती है जब आप ऐसी चीजें सुनते हो। और सुनते किसकी बातें हो? तौकीर रजा की। तौकीर रजा जिसका स्वरूप पूरे हिंदुस्तान ने अभी देखा है, और उसके बाद ये लोग बाहर जो करते हैं, देश के खिलाफ जो करते हैं वो करते हैं, अपने घर में अपनी बहू बेटियों के साथ इतनी प्रताड़ना करते हैं। मतलब इनके दोगले चरित्र और दोगले चेहरों का कभी भी नकाब निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि एक नकाब निकालेंगे दूसरा निकलेगा, तीसरा निकालेंगे चौथा होगा, यही चीजें होती रहती हैं। तो बहन निदा, हमारी पूरा देश आपके साथ है, और बहुत ऐसे राजनीतिज्ञ इस देश में हैं जो बेटियों के साथ खड़े होते हैं। जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ नारा उनके लिए नहीं है, वो तमाम बेटियों के साथ खड़े हैं। पहली बात। दूसरी, में प्रियंका जी के वाली जो बात है, उस मामले में मैं प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बोलूंगी, जो उन्होंने स्लोगन दिया था। इनका जो स्लोगन है वास्तव में ये होना चाहिए कि ना लड़का हूं ना लड़की हूं, मैं तो बस एक नेत्री हूं। और मेरा जो स्लोगन मूल मंत्र है वो ये है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। कोई भी हो, स्त्री पुरुष, इस्तेमाल करो, उठा के फेंक दो। आपने एक महिला को लिया, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको कैपिटलाइज किया, उनको अपनी पोस्टर गर्ल बनाया, और उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। उत्तराखंड से आती हूं ऐश्वर्या जी। उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले इनके उत्तराखंड की जो कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी सरिता आर्या, वो बहुत दुखी थी और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने ऑन कैमरा ये बात बोली कि 20% टिकट भी प्रियंका वाड्रा उत्तराखंड में महिलाओं को नहीं दे रही हैं। जो प्रियंका वाड्रा 40% टिकट्स की बात करती हैं, 20% भी उत्तराखंड में नहीं दे रही हैं। वो कह रही है मैं तो बहुत ही असहाय महसूस कर रही हूं। मैं किस बात की महिला मोर्चा की अध्यक्ष? प्रियंका वाड्रा तो मुझसे बात ही नहीं करती है, कोई मान सम्मान नहीं है। अब आप सोचिए, उत्तराखंड तो यूपी से लगा हुआ है ना, एक नजर उधर भी डाल देती। दोगला चरित्र है। तीसरी जरूरी बात याद दिला देना चाहती हूं प्रियंका वाड्रा को और तमाम उन लोगों को जो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करते हैं, कि ये राजस्थान का अलवर भूल गए। वो छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर 8 डॉक्टर्स ने सर्जरी करी, और सब जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, कितना बड़ा दुराचार और व्याभिचार हुआ। जब पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर बात फैल गई, तो उसके बाद इनकी सरकार ने, इनके प्रशासन ने, इनके जितने भी तमाम पुलिस अधिकारी, उन्होंने यू टर्न मार दिया और बोला कि बच्ची अपने आप अपनी मर्जी से 25 किलोमीटर दूर से अपने घर से आ गई उस फ्लाईओवर के ऊपर। उसका तो एक्सीडेंट हुआ, उसको तो एक वाहन मार के चला गया। 8 सर्जरी, सबके पास उसकी हालत देखी है बच्ची की। और वहां पर प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही जम जाती है, जिप लग जाती है। तब प्रियंका वाड्रा अपने जो प्रशासन है, अपने जो मुख्यमंत्री हैं, उनको एक फोन नहीं खड़खड़ा सकती हैं। मेरे हिसाब से प्रियंका वाड्रा अगर लड़की हूं लड़ सकती हूं पर इतना विश्वास रखती है, तो छोटी सी बच्ची के लिए आज वो अलवर में बैठी हुई होती, उन लोगों की खाट खड़ी कर रही होती जिन्होंने उस बच्ची के साथ इतना दुराचार और व्याभिचार किया। लेकिन करनी और कथनी में इनके हमेशा से फर्क रहा है। ये लोग कभी इस चरित्र के थोड़ी ना रहे हैं, कांग्रेस और वाड्रा परिवार वाले। मैं ये बात मानती हूं और पूरी जिम्मेदारी से मानती हूं ऐश्वर्या जी, कि देश के अंदर किसी भी लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना जरूरी है। पर ये वाड्रा और कांग्रेस वाला ऑपोजिशन, ये किस बात का ऑपोजिशन है? कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत अच्छा नेतृत्व है, लेकिन अगर ये करने दे, किसी को आगे आने दे, तब ना ये अपने झूठे जुमलों को ले लेकर के देश में, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का लड़की, बच्चे, ग्रामीण शहरी, जितने भी लोग हैं, उन सब के पीछे पड़े हुए। क्यों? क्योंकि इनको हर जगह गद्दी और कुर्सी दिखाई देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो कुर्सी भी इनसे बहुत दूर है। ममता जी, तो इनको मिल नहीं रही है। ममता जी, असलियत दिख रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, असलियत दिख रही है। निदा जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं चाहता हूं अब 2 मिनट और सुने सबको, फिर आ रहा हूं।
टीना, आई एम कमिंग टू यू। प्रियंका राणा पहले और फिर दुष्यंत नागर, टीना फिर। प्रियंका राणा जी, आपने सब कुछ सुना। प्रियंका राणा जी, अब आप क्या बोलेंगे? एहतशाम जी आ रहा हो, दुष्यंत नागर आ रहा हो, अतीकुर रहमान जी आ रहा हो। प्रियंका राणा, प्रियंका जी। देखिए ऐश्वर्या, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो देश की हर महिला को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, ना दूसरी बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं तो देश का भविष्य हैं, उन्हीं से जो पुरुष हैं वो जन्म लेते हैं, और सबको सम्मान करना चाहिए, और वो सारी पार्टियों का नारा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और कोई भी पार्टी अगर उनके साथ इस तरह की जो बदतमीजी है या उनके साथ अन्याय करती है तो मैं उसका बिल्कुल बहिष्कार करती हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात तब आती है जब हाथरस में एक बेटी को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है, लेकिन जो अभी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं वो सारे मौन रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी की नहीं, ना मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, ना मैं किसी और पार्टी की प्रवक्ता हूं। बात तब आती है जब आप अगर एक महिला की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें सारी महिला आती हैं, चाहे वो निचली जाति की हो, चाहे अपर कास्ट की हो, कोई भी हो, महिला महिला होती है, उसका सम्मान सबका होता है। उन्नाव में जब अत्याचार होता है तो आपके ही नेता वहां पर जाकर के उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं जो आरोपी होते हैं, और उनका साथ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि वो जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, वो दर दर की धक्के खाती रहती है, उसके परिवार को मारा जाता है, लेकिन कोई भी पार्टी का प्रवक्ता सामने नहीं आता, ना उस महिला की मदद करता। तो इस तरह के दोगले चेहरे भी सामने आने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। पिछले 4 साल या 5 साल में निदा जी आपको बिल्कुल कंप्लेन करवानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी शासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो बहुत ही दुरुस्त हो गया है, और महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में है और वो आपका सम्मान करेगी। तो मुझे लगता है कि शायद आपने गलती की, आपको आना चाहिए था सामने, और शायद 5 सालों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए तो जो तौसीर जी है वो बहुत अगेंस्ट में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो कुछ काम ही नहीं करते थे, क्योंकि मैंने उनकी अभी वीडियो देखी, वो तो उनके अगेंस्ट में थे। तो प्रियंका जी ठीक है, प्रियंका जी ठीक है। टीना, टीना मैं आपके पास नहीं आया हूं, प्रेम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। टीना आ रहा हूं। ममता जी, दुष्यंत नागर जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। टीना बोलिए। देखिए, ये तो दुखद है ही कि जब आधी आबादी का वोट लेना है तो नारा निकल जाता है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं भी उत्तराखंड से आती हूँ, पहले यूपी का हिस्सा होता था मेरा प्रदेश, लेकिन अब वो उत्तराखंड में लगता है। जब मैं यहाँ से उत्तराखंड देहरादून जाती हूँ तो मैं पूरे रास्ते में देखती हूँ कि हम स्कूटी देंगे, हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन अपनी महिलाओं का सम्मान न करना, ये तो बड़ा अन्याय है। बिल्कुल सही कहा ममता ने कि सरिता आर्य जो है, वो जो भाजपा जिन्होंने ज्वाइन की है, उनके हिसाब से एक टिकट भी नहीं दी जा रही थी। एक टिकट, आप सोचिए, उनसे बात भी नहीं की जा रही थी। और वो तो छोड़ ही दीजिए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनसे बात नहीं कर रहे थे। एनीवेज, ये हमारे पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुआ है उनके साथ, यहाँ कोट करने का फायदा नहीं है। लेकिन निदा के साथ जो हुआ, क्या हम तालिबानी स्टेट में रह रहे हैं? क्या हम ऐसी जगह रह रहे हैं जब तौकीर रजा जैसे लोग हमें सिखाएंगे कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए? इन लोगों के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि टेलीविजन पे आके बताते हैं कि अपना चेहरा देखा है आपने, या आपने ये किया है या वो किया। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना कहीं ना कहीं कांग्रेस और इस तरह के लोगों का एक आइडेंटिफिकेशन बन गया है। मैं बहुत कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। अगर आपको किसी महिला को एक्सपीरियंस करना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महिलाओं के बारे में अलग है दूसरी पार्टियों से, हमारे यहाँ एक संविधान है, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसान आंदोलन था और महिलाएं वहां पर बैठी थी, तो वहां उनके प्रवक्ता और सपोर्टर्स वो ये भी बोल रहे थे कि 100 रुपए में वहां पे महिलाएं लाई जाती हैं। तब आप लोग सामने नहीं आते हैं, तब आपको महिलाएं। प्रियंका राणा ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर आप लोग राजनीति मत किया कीजिए। आप प्रियंका जी, आपके परसेप्शन से पूरा फ्रेम चेंज नहीं हो सकता है। आपको मालूम, अतीकुर रहमान, ठीक, अतीकुर रहमान और उधर प्रेम शुक्ला जी को बुलाइएगा प्लीज। अतीकुर रहमान जी, प्रेम शुक्ला जी, दुष्यंत नागर, मैं आपके पास पहले आ रहा हूँ। ये सब कांग्रेस में ही क्यों होता है ऐसा? जो अभी प्रियंका मौर्य बोल रही थी, छोड़ के बीजेपी आई दुष्यंत नागर जी, निदा जी बैठे हैं सपा, मतलब कोई पार्टी की बात नहीं। वो कहते हैं कि उनके, हाँ बोलिए दुष्यंत जी, आपने सब कुछ सुना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको समय देना चाहता हूं, बताइए। देखिए, मैंने बड़ी गंभीरता से अपनी बहनों को सुना, और देखिए अभी भी हमको आशा कांग्रेस पे ही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर महिलाओं को मौका मिलता है राजनीति में आने का। अच्छा, प्रियंका मौर्य बहन की, उनको टिकट नहीं मिला,
उनको इंतजार करना चाहिए था, हो सकता है उनको लोकसभा का टिकट मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी में तो महिलाओं को मौका ही नहीं मिलता। सरिता आर्या, रीता बहुगुणा जोशी, अपर्णा यादव, प्रियंका मौर्य, भारतीय जनता पार्टी में जो फेस दिखाई दे रही हैं, ये बीजेपी के नहीं है, ये दूसरी पार्टियों से गए हैं, ये कांग्रेस से गए हैं। कुछ चीजें हैं, उनके लिए लोगों को रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। हर लीडर की उपयोगिता होती है, सबका पार्टी अपने हिसाब से जिम्मेवारियों का आवंटन करती है, उन्हें विधानसभा में देना है, लोकसभा में देना है, संगठन में देना है। हमारी मर्जी से सब कुछ नहीं होता। प्रियंका जी के लिए, प्रियंका मौर्य जी ने थोड़ा जल्दी कर दिया। जल्दी और देर की बात नहीं, मैं कह रहा हूं जो निदा जी बैठी हैं, प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना, आपने टिप्पणी दी, प्रेम शुक्ला जी, निदा खान और अतिकुर रहमान, मैं ये कह रहा हूं, एहतेशाम जी को भी लाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपने सबको सुना, आपको सबने सुना। एक बात ये भी आता है कि ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले ही क्यों निकल के आती हैं? 4 साल तो ये पता नहीं सब क्या हो रहा हो, कहां हो रहा होता है, इलेक्शन से पहले ये सब निकल के अचानक आ जाता है। अभी निदा जी की शिकायत आज आई है, तो निदा जी का तो कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। नहीं, इनकी शिकायत पहले से चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, चुनावी एजेंडा नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ मैं मतलब दूसरे साइड का भी ये पक्ष रख रहा हूं, क्योंकि लोग टिप्पणियां करते हैं ना जी। देखिए, एक सिविल नहीं, ऐश्वर्या जी, एक सिविल केस चल रही है, प्लीज, लेकिन इस देश की और विशेष करके समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान महिला विरोधी नीतियों के कारण जो निदा जी को न्याय मिलना चाहिए था, उनका जो टॉर्चर किया गया, जो गर्भपात कराया गया, वो हीनियस क्राइम है। उसकी कोई केस नहीं है, उसकी केस आज भी दर्ज होनी चाहिए। और उसमें तौसीफ मियां चूंकि शामिल थे, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे, उनको एक्यूज्ड होना चाहिए। और ये एक्यूज्ड अब भी बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए। निदा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे शिकायत करें। इस शिकायत के आधार पर, चूंकि जो क्राइम हुआ है, क्रिमिनल को आप प्रोटेक्ट किसी भी पीरियड के नाम पे नहीं कर सकते हैं। ये विक्टिम है, इनको एक क्रिमिनल केस भी फाइल किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके अगेंस्ट का। उसी तरह से प्रियंका मौर्य जी का भी जो मामला है, वो सिर्फ टिकट कटने का मामला नहीं है। उनसे बाकायदा प्रियंका वड्रा के सहयोगी द्वारा धन की अपेक्षा की शिकायत है उनकी। और धन की अपेक्षा की अगर शिकायत है उनकी, तो या तो जो हमारा जो निर्वाचन का तंत्र है जी, अब हमारे निर्वाचन आयोग ने उनको स्यूमेटो एक्शन लेना चाहिए कि आप भाई पैसा मांगा जा रहा है टिकट बांटने में, ये पैसा कहां से आ रहा है, इस पैसे का कहां हिसाब दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है, पैसा कैसे चल रहा है। अतिकुर रहमान जी, तो अतिकुर रहमान जी, ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है? अतिकुर रहमान जी, एक व्यक्ति आता है, वो कुछ भी बोलने लगता है, फिर पता लगता है उसके में घर में ही उनकी बहू बेटियां कितनी ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ ये प्रियंका मौर्य जी वाला कैसे हो क्या रहा है? एहतेशाम जी, आप इसके बाद। जी ऐश्वर्या जी, जहां तक कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं जी, राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है, और ये नेताजी राजनीति कर रही हैं, सबको लेना चाहिए कि इसको ये स्तर कितना और गिरेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि नेताजी राजनीति कर रही हैं? मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं नेताजी को नहीं कह रहा हूं, मैं ये जो ओवरऑल पूरा पॉलिटिकल मामला चल रहा था इसमें कह रहा हूं। जहां तक कि नेताजी का सवाल है, मुझे अफसोस है जो भी उनके साथ में हुआ, मैं पूरी हमदर्दी उनके साथ में रखता हूं, उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। और जैसा कि अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, सुनहरा मौका उनके हाथ में है, कंप्लेंट्स को फिर से उजागर करिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि अभी भाजपा की गवर्नमेंट के अंदर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए निदा जी को, और उनको सजा दिलाने में कोई कसर उठानी नहीं रखना है। यहाँ पर सवाल ये है ऐश्वर्या जी कि जो धर्म और राजनीति को मिलाया जा रहा है, और राजनीति का कौन मिला रहा है, इतना गिर चुका है कि उसको आप नहीं, निदा जी कुछ बोल रही है, सब निदा जी आपको कुछ जवाब दे रही हैं। एहतेशाम जी को भी रखिए, निदा जी कुछ बोल रही है, बोलिए मैम। सुन ले जी। मैं ये कह रही हूँ, मेरे ऑलरेडी 18 केसेस हैं और मैं सब पे FIR करा चुकी हूँ। उसमें कुछ चार्जशीटेड हो गए हैं, कुछ में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ में जजमेंट आ चुके हैं। तो ये मतलब नहीं है कि मैंने इन 7 साल में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है, ठीक है। और इन 7 साल में उन्होंने कार्रवाई करी है, जिसमें 18 FIR होना भी बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो केसेस हैं अलग से, वो अलग कोर्ट में चल रहे हैं। सुना आपने अतिकुर रहमान जी? जी,
देखिए, ये फिर से वही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बात आ रही है, पॉलिटिकल और ये जो नेक्सस चल रहा है माफिया के बीच में। ऐश्वर्या जी, आप और मैं भी जिम्मेदार हूं इस चीज के लिए। हम लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं और इस चीज पे ध्यान नहीं देते। 5-7 साल से वो पीड़ित है और ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट वहां पर गुहार लगा रहा है किस तरह से कि ये राजनीतिक के लोगों को इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इंटरफियरेंस इनका बंद हो, लेकिन हम असफल हैं और इसका जिम्मेदार आप भी हैं ऐश्वर्या जी, मैं भी हूं, क्योंकि हम तूल दे रहे हैं इनको। हम उन बातों पे ध्यान नहीं और वो आदमी नहीं है जिम्मेदार, एहतशाम हाशमी जी, 5-7 साल में वो आदमी नहीं है जिसने कहा निदा खान को कि मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री तो मेरी जेब में है। वो सामने बैठी है बहन एहतशाम हाशमी जी, वो नहीं है आदमी जिम्मेदार। सजा मिलनी चाहिए। एहतशाम जी, जी देखिए, आपने सब सुना है एहतशाम जी, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं लास्ट में। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने कमजोर मुझे लगता कि नहीं है कि वो किसी के जेब में आ जाएं। ऐश्वर्या जी, वो तत्कालीन की बात कर रही है, 2015 के मुख्यमंत्री की वो बात कर रही है कि उनको बोला गया 2015 में, ये भी क्लैरिटी रहनी चाहिए। 2015 चलिए, उस समय सरकार किसकी थी, मुख्यमंत्री कौन था, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी। बोलिए 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 एहतशाम जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए। बीजेपी के जितने भी एक्सपोज पर्सन यहां बैठे हैं उनसे मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं कि क्यों ना मोदी जी और योगी जी का ऐसा कानून बना दें कि कोई भी नेता, पॉलिटिशियन, विधायक, एमएलए, एमपी जिसके ऊपर भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो चुका है वो केस नहीं लड़ सकता। क्या बीजेपी वालों की इतनी औकात है कि ऐसा लॉ बना सके? क्या बीजेपी के लॉ मेकर्स की इतनी काबिलियत है कि वो ऐसा लॉ बना सके? आज छत्तीसगढ़ के बीजेपी के एक लीडर अपने दोस्त की वाइफ को इसलिए मारते हैं क्योंकि वो उनको सेक्सुअल सेवा नहीं करती। दिल्ली के बीजेपी लीडर आजाद सिंह की वाइफ को डिग्री बाजार में पीटते हैं, तब आप चुप रहते हैं। किधर से लाई डिग्री? कहां से लाई डिग्री? बीजेपी के एमएलए सर्वेंट वाइफ को, अरे मुद्दे की बात करो, जो कानून है अपराध है कि नहीं? चुप करिए, इनको पहले बोलने की तमीज सिखाइए। आला हजरत का वंश कहकर, आला हजरत की आल कहकर दुकान खोलने वाले एक महिला पर निर्दयता पूर्वक अत्याचार करते हैं, उसके विरोध में बोलने की औकात नहीं है। और बड़ा कानून के जो है ऑफिसर ऑफ लॉ बनना चाहते हो, औकात तुम्हारी, बड़े ऑफिसर ऑफ लॉ बनना चाहते हो, बार काउंसिल के मेंबर हो, फर्जी कहीं के। अपनी औकात बता दो। कानून पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए प्लीज। अरे हमारी औकात आपकी औकात से बहुत बड़ी है। अरे भाई पर्सनल सबकी बहुत बड़ी है, प्लीज रिलैक्स 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 रिलैक्स। पर्सनल नहीं, शेर की तुलना प्लीज पर्सनल नहीं, दोनों को डाउन कर दीजिए। ममता कालेजी, टीना शर्मा, मैं आप दोनों प्लीज शांति से। एहतशाम जी पर्सनल मत होइए, प्रेम जी आप भी प्लीज, आपके तो नाम में प्रेम है। ममता कालेजी, रियलिटी ये है कि जो हो रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सब उससे निकल रहे हैं। मेरी दिक्कत उससे, ममता का। बिल्कुल जी। ऐश्वर्या जी, बड़ा ही मुझे दुख होता है जब हमारे पुरुष भाई आते हैं और उनके सामने एक पीड़िता होती है जो एक महिला है और उसके साथ इतना खतरनाक खेल उसके परिवार के सदस्यों ने किया होता है कि महिला का गर्भपात हो जाता है। लेकिन उसमें मेरे एक भाई आते हैं जिनका नाम एहतशाम है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की औकात पर चले जाते हैं, लेकिन एक बार ये नहीं बोलते कि बहन हम शर्मिंदा है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार में इस प्रकार की हरकत हुई और तुमको इस प्रकार की धमकी दी गई कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरी जेब में है, हमारी जो मर्जी आएगी वो हम तुम्हारे साथ घर के अंदर करेंगे, तुम्हें मारेंगे, कूटेंगे, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ मतलब कभी भी न्याय नहीं करेंगे। उस पर एक टिप्पणी नहीं आती है और ये वकील भी है बाय द वे। बड़ा दुख होता है मुझे। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी, कोई किसी भाई ने बोला कि जो प्रियंका बहन है वो इस वक्त क्यों आई, टिकट चाहिए था इसलिए, अभी नहीं मिलता, लोकसभा का मिल जाता। भैया अगर वो टिकट मांग भी रही थी अभी तो क्यों नहीं मांग सकती वो? क्योंकि वो एक महिला है, वो महिला है इसलिए वो टिकट की दावेदारी नहीं कर सकती। उसको आप पोस्टर में इस्तेमाल करो और उठा के फेंक दो। क्यों वो नहीं मांग सकती टिकट? क्या उसका अधिकार नहीं है? जब पुरुष भाई जाकर के टिकट मांग सकते हैं, सुबह आते हैं पार्टी में, शाम को टिकट मांग सकते हैं, तो एक बहन क्यों नहीं मांग सकती? और क्यों कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया? क्यों प्रियंका वाड्रा ने नहीं दिया? बिल्कुल टिकट का भी मामला है। ये जो सोच है ना इस वक्त कांग्रेस की, लड़की हूं लड़ सकती हूं वालों की, ये बहुत गंदी सोच है। प्रियंका राणा जी को एक चीज याद दिलाती हूं, अभी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। मुझे याद है कि हम इसी चैनल पर डिबेट कर रहे थे एक विषय पर, जब किसान आंदोलन के समय पर तंबू के अंदर एक बेटी जो बिहार जो आई थी क्या कहते हैं, ममता बनर्जी दीदी के प्रदेश से, उसके
माफी चाहता हूं, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है मेरे पास इस समय। कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमओएस होम कांग्रेस की सरकार के आरपीएन सिंह, ठीक सुन रहे हैं आप, पडरौना से, राजा भी कहा जाता है, पूर्व एमओएस होम मनमोहन सिंह की सरकार में यूपीए 2 में आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जल्द शामिल होने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, आरपीएन सिंह बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं, जल्द शामिल हो सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जाते जाते आपकी टिप्पणी लेते जा रहा हूं इस पे। और नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब तो कांग्रेस के मंत्री तक आ रहे हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, अगर मेरी टिप्पणी नहीं ली तो देखिए, जो विकासवाद के अरे साथ लूंगा लूंगा जो हाँ, विकासवाद के साथ होगा, हाँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ होगा, वह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करेगा। शेष आप जानते ही हैं, शेष दलों की दशा क्या है। उनको जिहादी शक्तियों के सामने जो है नमन करने के अतिरिक्त और कोई कुछ करता नहीं है। अभी देख तो रहे हैं आपकी जो जिहादियों को शहीद का दर्जा दिलवा रहे हैं, नागर साहब, पार्टी है, योगी जी के बहु बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, टीना और बीच में भी बोल रहा है। अरे आप तो कहते हैं कौन कांग्रेस है? कमजोर पार्टी है। ये दुष्यंत नागर है, व्यक्ति क्यों जो वन वे कम्युनिकेशन के मास्टर है। दुष्यंत जी, आप ही बचे हैं बस। घर घर दुष्यंत जी, आप ही बचे हैं कांग्रेस में। जब दुष्यंत नागर, आपको याद है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे थे, तब आपने कहा था ऐश्वर्या अभी रुक जाओ। उसके बाद जब जितिन प्रसाद गए, तब आपकी मेरी बात हुई, आपने कहा अभी और रुक जाओ। अब क्या हुआ? अब तो आरपीएन भी गया, अब तो राजा वो सब जा रहे हैं। आ जाओ दुष्यंत नागर जी, मेरे को लग रहा है कल ये प्रेम शुक्ला जी ये भी ना इधर उधर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन ये विषय जो निदा खान जी का है बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको ध्यान देने वाला है। प्रियंका राणा जी, सिर्फ टिप्पणी करने से नहीं होगा। एहतशाम जी, माफी चाहता हूं, अतीकुर रहमान जी, बहुत लंबा नहीं आ पाया आपके पास, दोबारा इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी, रिपब्लिक भारत को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।